अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, मैं खान नाज़मीन शरीफ। वेलकम टू FH2 क्लासेस। फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम लोग महाटेट का जो हमारा रीजनिंग का जो पार्ट चल रहा है, महाटेट का हम लोग अभी सेट 6 सॉल्व कर रहे हैं। उसमें हम लोगों का रीजनिंग का पार्ट अभी चल रहा है। तो रीजनिंग के ऑलरेडी 3-4 वीडियो अपलोड हो चुके हैं, जिसमें कि 130 से पहले पहले जितने भी रीजनिंग के क्वेश्चन आए हैं, आज की इस वीडियो में हम लोग आगे के जो क्वेश्चन है रीजनिंग के सेट 6 के, उसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर अभी कवर करेंगे। ओके, तो देखिए, सीटिंग अरेंजमेंट से रिलेटेड या जो जंबल सेंटेंस आते हैं स्टोरी से रिलेटेड, उसके क्वेश्चन हम लोगों ने लास्ट की वीडियो में देखे थे। आज की इस वीडियो में हम लोग आगे जितने भी क्वेश्चन आए हैं उनको यहाँ पर कवर करेंगे। तो देखिए, आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, वेन डायग्राम से रिलेटेड क्वेश्चन है ये। तो ये वेन डायग्राम की जो कंसेप्ट है, एक वीडियो में मैंने पूरे वेन डायग्राम का मतलब आपको समझा दिया है कि हर एक वेन डायग्राम का मतलब क्या होता है, क्या कनेक्शन इनके बीच में होता है। ओके, अब देखिए यहाँ पर क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम रिप्रेजेंट द रिलेशनशिप बिटवीन काउ, एनिमल एंड गोट। यानी नीचे जो दिया गया डायग्राम है वो इन तीनों के रिलेशन को, इनमें से कौन सा डायग्राम जो है बेस्ट रिप्रेजेंट करता है। क्या क्या दिया गया है इसमें, काऊ है, एनिमल है और गोट है। तो देखिए, मैं डायरेक्टली इसका बता सकती हूँ आपको। तो देखिए, यहाँ पर इस रिलेशन को मैं डायरेक्ट भी बता सकती हूँ। कैसे, देखिए, अब काऊ और गोट जो है ये दोनों एनिमल की कैटेगरी में आते हैं, बराबर। तो यानी एनिमल का यहाँ पर बड़ा सर्कल बनेगा, एक काऊ का बन जाएगा और एक जो है ये गोट का बन जाएगा, क्योंकि दोनों भी एनिमल है, दोनों भी एनिमल की कैटेगरी में आते हैं और दोनों भी इंडिपेंडेंट एनिमल है, यानी दोनों भी एक दूसरे से अलग अलग है। तो यहाँ पर इस तरह से ये दोनों भी इक्वल सर्कल होंगे, यानी गोट और काऊ के। ये काऊ है और ये गोट है, और ये जो बाहर का है ये किसका है, एनिमल का है। ओके, तो इस तरह से हमको रिप्रेजेंट करते आना चाहिए, डायरेक्टली हमको खुद को बनाते आना चाहिए डायग्राम। तो हमें ऑप्शन भी देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी यहाँ पर। तो देखिए, काऊ और गोट दोनों भी एनिमल की कैटेगरी में आते हैं, तो इसका जो है ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इसका सही जवाब होगा। ओके, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। देख सकते हैं आप लोग, ऑप्शन नंबर ए आंसर में गिवन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, अनिल इज टॉलर देन सनी हु इज शॉर्टर देन बेबी। यानी अनिल जो है वो सनी से लंबा है, जो कि बेबी से छोटा है। यानी अनिल सनी से लंबा है, लेकिन सनी जो है वो बेबी से छोटा है। ओके, नेक्स्ट कंडीशन देखिए क्या है, अनिल इज टॉलर देन बॉस हु इज शॉर्टर देन सनी। अब अनिल जो है वो बॉस से भी लंबा है, और बॉस जो है वो किससे छोटा है, सनी से छोटा है। ओके, लास्ट वाला देखिए क्या है, बेबी इज शॉर्टर देन अनिल। यानी बेबी जो है अनिल से छोटी है। तो इनमें सबसे छोटा कौन है, हमको ये देखना है। तो देखिए, अब यहाँ पर कंपैरिजन अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर कंपैरिजन काफी जंबल हमको नजर आ रहा है। तो हम इसके लिए एक अलग अलग ग्रुप तैयार कर लेंगे। पहले यहाँ तक के सेंटेंस के लिए हम एक अलग फिगर ड्रॉ करेंगे। देखिए, अनिल कैसा है, अनिल टॉलर है, यानी ग्रेटर हम का साइन ले लेंगे यहाँ पर हम अनिल की तरफ। किससे ग्रेटर है वो, सनी से। ये हो गया सनी के लिए। अब सनी क्या है, हु इज शॉर्टर देन बेबी, यानी सनी छोटा है। तो सनी की तरफ छोटा आ जाएगा, किससे छोटा है, बेबी से। तो यहाँ आ जाएगा बेबी के लिए। ओके, उसके बाद देखिए क्या है सेकेंड वाला, अनिल इज टॉलर देन बॉस। अगेन यहाँ पर अनिल जो है वो टॉलर है, किससे टॉलर है वो, बॉस से। ओके, यहाँ पर अनिल किससे टॉलर है, बॉस से। अब बॉस कैसा है, हु इज शॉर्टर देन सनी। लेकिन बॉस कैसा है, सनी से यहाँ पर छोटा आ जाएंगे, यानी सनी जो है अभी बॉस से बड़ा हो गया। ओके, सनी कैसा हो गया, बॉस से बड़ा हो गया, तो यहाँ पर सनी कैसा आ जाएगा, छोटा आ जाएगा। अब उसके बाद देखिए, बेबी इज शॉर्टर देन अनिल। अब बेबी जो है वो अनिल से कैसी है, छोटी है। तो यहाँ पर देखिए, बेबी आ जाएगा अनिल से कैसी है, वो छोटी, यानी अनिल यहाँ पर सबसे बड़ा हो गया। ओके, अब यहाँ पे देखिए इस सॉरी, हम लोग एक बार ऑप्शन देख लेते हैं पहले क्या है। ऑप्शन देखिए, फर्स्ट है अनिल, सेकंड है बेबी, थर्ड है सनी, और लास्ट वाला है बॉस। तो देखिए, मैं एक बार फिर से फिगर यहाँ पर ड्रॉ कर देती हूँ। देखिए, अनिल कैसा है, अनिल इज टॉलर देन सनी, यानी अनिल जो है वो टॉलर है सनी से। ओके, ये सनी से टॉलर है। अब सनी कैसा है, शॉर्टर देन बेबी, यानी सनी की तरफ अब छोटा आ जाएगा। किससे शॉर्टर है वो, बेबी से। तो ये बेबी की तरफ आ गया। अब क्या है, देखिए, अनिल इज टॉलर देन बॉस। अब दोबारा कहा गया कि अनिल जो है वो बॉस से भी कैसा है, टॉलर है। ओके, लेकिन देखिए, हु इज शॉर्टर देन सनी, बॉस कैसा है, सनी से छोटा है। ओके, तो हु इज शॉर्टर देन सनी, यानी बॉस सनी से छोटा है, तो बॉस की तरफ वापस से स्मॉलर वाला साइन आ जाएगा। किससे छोटा है, ये सनी से। ओके, ये हो गया। अब बेबी इज शॉर्टर देन अनिल।
अब यहाँ पर देखिए बेबी जो है वो अनिल से कैसी है, छोटी है, तो बेबी की तरफ छोटा आ जाएगा, अनिल की तरफ बड़ा आ जाएंगे, यानी बेबी इज शॉर्टर देन अनिल, तो बेबी कैसी है, अनिल से छोटी है। इतना हो गया। अब इस फिगर के अंदर अगर हम गौर करें तो देखिए ग्रेटर का जो साइन है हर तरफ अनिल की तरफ नजर आ रहा है, तो अनिल तो सबसे बड़ा हो गया, मतलब ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर एलिमिनेट हो गया। अब अगर हम यहाँ पर देखिए बेबी की बात करेंगे, तो बेबी देखिए बेबी की तरफ एक बार यहाँ पर ग्रेटर का साइन हमको नजर आ रहा है, यानी बेबी जो है वो सुनील से बड़ा है। तो बेबी क्या है, बेबी भी सबसे छोटे में से क्या हो गया, कैंसिल हो गया, क्योंकि किसी ना किसी से तो बड़ा है ना, अगर हम अकॉर्डिंग टू फिगर देखें तो कि बेबी किससे बड़ा है, सुनील से बड़ा है, तो सबसे छोटा तो नहीं हो सकता, ये कैंसिल हो गया। अब सुनील की तरफ हम देखेंगे तो देखिए इस फिगर के अंदर अगर आप देखते हैं, सेकेंड वाले फिगर में अगर आप देखते, देखिए यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर आपको नजर आएगा कि जो सुनील है, देखिए सुनील बेबी से कैसा है, बड़ा है, क्योंकि सुनील की तरफ देखिए इस तरह से ओपन वाला है कि सुनील कैसा है, बेबी से सॉरी बॉस से बड़ा है, ये बॉस का है बी, तो सुनील कैसा है, बॉस से बड़ा है। दूसरी कंडीशन में हमको दूसरे सेंटेंस में यहाँ पर बताया गया, देखिए कि अनिल इज टॉलर देन बॉस, यानी अनिल जो है टॉलर से बॉस से ज्यादा लंबा है। एंड हु इज शॉर्टर देन सनी, यानी बॉस जो है वो सनी से भी शॉर्टर है। ओके, तो यानी यहाँ पर सनी बड़ा हो गया सेकेंड कंडीशन में, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा देखिए कि सनी कैसा है फिर, यहाँ पर सेकेंड कंडीशन के हिसाब से बॉस से बड़ा हो गया, तो ये भी कैंसिल हो गया। ओके, अब बेबी इज शॉर्टर देन अनिल, तो बेबी तो एक जगह पर आ चुका कि बेबी जो है यहाँ पर सुनील से लंबी है, तो सबसे छोटी नहीं हो सकती, तो बेबी कैंसिल हो गया, अनिल तो सबसे लंबा था। अब इस पे अगर आप फोकस करेंगे, देखिए यहाँ पर मैं सेकेंड वाला सेंटेंस यहाँ पर ये देखती हूँ, देखिए सेकेंड वाला देखेंगे हम, ये जो बॉक्स में मैंने बनाई हूँ ये, इसको अगर आप गौर करेंगे तो देखिए यहाँ पर ये जो बॉस है, बॉस कैसा है, देखिए सुनील से भी छोटा है और अनिल से भी छोटा है, दोनों तरफ इसके स्मॉलर के ही साइन आ रहे हैं, और ना ही इस सेंटेंस में कहीं पर भी बॉस है जो कि बड़ा दिखाई दे रहा है, ना ही इस सेंटेंस में कहीं भी बॉस बड़ा दिखाई दे रहा है। देखिए एक जगह अगर हम देखेंगे तो अनिल की तरफ ग्रेटर का साइन है, इधर देखेंगे तो बेबी की तरफ ग्रेटर का साइन है, इधर देखेंगे तो सुनील की तरफ ग्रेटर का साइन है, लेकिन बॉस की तरफ कोई भी कंडीशन में या किसी भी फिगर के अंदर ग्रेटर वाला साइन नहीं नजर आ रहा है हमको, तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि बॉस ही जो है यहाँ पर सबसे छोटा है, तो इसका आंसर जो आएगा वो बॉस आएगा। ओके, तो देखिए यहाँ पर इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी बॉस। तो देखिए यहाँ पर भी जो फिगर आपको दिया गया है इसमें भी आप देख सकते हैं आराम से कि बॉस जो है यहाँ पर बॉस की तरफ तीनों भी अगर कंडीशन हम देखें तो सिर्फ बॉस ही ऐसा है जिसकी तरफ सिर्फ स्मॉलर का साइन है, ग्रेटर का साइन नहीं है, लेकिन एक तरफ फर्स्ट वाले में बेबी की तरफ ग्रेटर का साइन आ रहा है, इसके लिए बेबी सबसे छोटी नहीं हो सकती। सेकेंड वाले में सनी की तरफ ग्रेटर का साइन आ रहा है, इसके लिए सनी भी नहीं हो सकता, और अनिल तो तीनों कंडीशन में सबसे ज्यादा ग्रेटर है, तो ये तीनों कैंसिल हो गए। सिर्फ बॉस ही अगर आप देखेंगे तो ऐसा है जिसमें ग्रेटर का साइन कहीं भी कोई भी कंडीशन में हमको नजर नहीं आ रहा है, मतलब बॉस जो है यहाँ पर सबसे छोटा हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, फाइंड द ऑड वन आउट फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव, यानी हमको क्या करना है, यहाँ पर ऑड वन आउट निकालना है, यानी हमको यहाँ पर जो अलग है मुतबादिल में से उसको तलाश करके लिखना है। तो देखिए फर्स्ट क्या है, यहाँ पर देखिए एडवाइस है, कंसल्ट है, सजेस्ट है, और ऑप्शन नंबर डी क्या है, देखिए डिसीजन है। तो अगर आप उर्दू के हिसाब से जाते थे, देखिए ये भी मशवरा करना है, ये भी मशवरा करना, और ये भी राय देना या मशवरा करना ही है, लेकिन जो ऑप्शन नंबर डी है वो क्या है, यहाँ पर डिसीजन लेना मतलब फैसला करना है, तो उस हिसाब से अगर हम देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पर अलग हो जाएगा। ओके, तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। तो देखिए आप देख सकते हो ऑप्शन नंबर डी इसका गिवन है सही आंसर। ओके, तो ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पर सही जवाब है। देखिए यहाँ पर फिर से स्टोरी वाला क्वेश्चन आ गया है, जंबल स्टोरी वाला जो क्वेश्चन है, तो उस हिसाब से देखिए हमने देखे थे यहाँ पर कि फर्स्ट वाला कौन सा आया था कि वंस अ ह्यूज ब्लैक सरपंट केम टू वृंदावन एंड स्टार्टेड लिविंग इन द रिवर यमुना, यानी एक मर्तबा एक बड़ा सा वृंदावन आया और दरिया में रहने लगा। आर यहाँ पर हमारा फर्स्ट आ गया था। ओके, उसके बाद आर क्या था, हमारा फर्स्ट आया था, उसके बाद क्या था देखिए बिकॉज ऑफ हिज प्रेजेंस द वाटर ऑफ द रिवर टर्न पॉइजन, यानी उसकी मौजूदगी की वजह से जो है वो दरिया का पानी जहरीला हो रहा था। लॉर्ड कृष्णा डिसाइडेड टू फाइट द स्नेक, लॉर्ड कृष्णा ने क्या डिसाइड किया, उससे मुकाबला करने का डिसाइड किया।
उसके बाद क्या आया था, सोन द स्नेक वॉज डिफीटेड, यानी बहुत ही जल्द स्नेक को क्या किया, हराया गया। लॉर्ड कृष्णा आंसर द स्नेक टू लीव वृंदावन एंड नेवर कम बैक। लॉर्ड कृष्णा ने जो है सांप से वादा लिया कि वो दोबारा कभी वृंदावन लौट कर नहीं आएगा। तो RTQSP इस तरह से यहाँ पर इसकी अरेंजमेंट आ रही थी। तो यहाँ साइड में आपको गिवन है, आप देख सकते हैं इस तरह से अरेंजमेंट यहाँ पर गिवन है कि पहले क्या आ रहा था, अगर कंडीशन के हिसाब से हम देखें तो R, फिर T, फिर Q, फिर S और फिर P आया है। तो अब हमको सवाल क्या पूछा है, देखिए मेन जो सवाल है हमको उस पर फोकस करना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी द फोर्थ सेंटेंस आफ्टर रीअरेंजमेंट, यानी चौथे नंबर पर कौन सा सेंटेंस आ रहा है रीअरेंज करने के बाद, वो हमको देखना है। तो चौथे नंबर पर क्या आ रहा है, फिर S आ रहा है चौथे नंबर पर, तो S जो है इसका सही जवाब होगा। तो देखिए ऑप्शन यहाँ पर आंसर आप देख सकते हैं, S जो है इसका सही जवाब है, जो कि ऑप्शन नंबर A में मौजूद है। ओके, तो इस तरह से देखिए आपने एक बार फिगर को ड्रॉ कर दिया तो उसके बाद कितनी आसानी से हमको आंसर मालूम करना आसान हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, रीजन और असर्शन के ऊपर रिलेटेड क्वेश्चन है ये, कि हमको पहचानना है कि रीजन और असर्शन दोनों में से कौन से करेक्ट है या कौन से रॉन्ग है। तो फर्स्ट असर्शन देखिए क्या है यहाँ पर, अटैक ऑन यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका रिजल्टेड इन द स्टार्टिंग ऑफ फर्स्ट गल्फ वॉर, यानी मंदरज हमको यहाँ पे देखिए क्या है कि रियासत हाय मुत्तहदा अमेरिका पर हमले के नतीजे में पहली खलीजी जंग की शुरुआत हुई, ये असर्शन है। अब इसके पीछे रीजन क्या हो सकता है, देखिए कि द ट्विन ट्रेड टावर्स वेयर डिस्ट्रॉयड इन मिल्टन अटैक, यानी इंतहा पसंदी के हमलों में ट्विन टावर जो है वो तबाह किया गया था। अब इन दोनों में से कौन सा करेक्ट और कौन सा रॉन्ग है हमको ये यहाँ पर पहचानना है। ओके, तो फर्स्ट देखिए क्या है, बोथ A एंड R ट्रू एंड R इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ A। ये ऑप्शन नंबर बी देखते हैं यहाँ पर कि बोथ A एंड R ट्रू बट R इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ A, यानी दोनों भी सही है लेकिन R जो है वो जो फर्स्ट दिया गया है हमले की सही वजह रीजन जो R है वो नहीं है। या थर्ड है A इज ट्रू बट R इज फॉल्स, यानी A जो है वो सही है और R जो है वो बिल्कुल गलत है। या डी देखिए A इज फॉल्स बट R इज ट्रू, यानी A गलत है और R बिल्कुल सही। तो देखिए यहाँ पर इसका जो सही जवाब होगा वो क्या है, ऑप्शन नंबर डी है कि ए जो है फॉल्स है, आर जो है यहाँ पर ट्रू है, यानी रियासत हाय मुत्तहदा पर हमले की वजह से जंग नहीं छिड़ी थी, तो ये बात गलत है। लेकिन जो सेकेंड सेंटेंस है कि द ट्विन ट्रेड टावर वेयर डिस्ट्रॉयड इन मिल्टन अटैक, यानी इंतहा पसंदों के हमले में ट्विन ट्रेड टावर जो है तबाह किया गया था, ये बात यहाँ पर बिल्कुल सही है। ओके, तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही जवाब होगा। देख सकते हैं आप लोग ऑप्शन नंबर डी आंसर में यहाँ पर गिवन है। देखिए रिलेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखिए अ मैन सेड, यानी एक आदमी ने कहा कि इफ पी, यानी पी अगर सन ऑफ माय ओनली ब्रदर, यानी अगर पी मेरे इकलौते भाई का बेटा है, सन ऑफ माय ओनली ब्रदर यानी पी मेरे बाप के पोते का वाहिद बेटा है। देखिए उर्दू में मिस्टेक है, एक्चुअली ट्रांसलेशन में उल्टा दिया गया है, वहां पर इंग्लिश रेफर करेंगे कि देखिए पी क्या है, सन ऑफ माय ओनली ब्रदर इज माय फादर्स ग्रैंडसन, यानी पी जो है मेरे भाई का इकलौता बेटा है और मेरे वालिद का कौन है, वो ग्रैंड सन है, मेरे बाप का कौन है, वो पोता है। कौन, पी क्या है, देखिए यहाँ पे पी इज सन ऑफ माय ओनली ब्रदर, यानी पी जो है मेरे ओनली ब्रदर यानी मेरे इकलौते भाई का बेटा है, और माय फादर्स ग्रैंडसन और मेरे वालिद का कौन है, वो पोता है, ग्रैंडसन है। देन हाउ इज माय ब्रदर रिलेटेड टू पी, तो मेरे भाई का पी से क्या ताल्लुक होगा, तो पी अगर भाई का बेटा है तो जाहिर सी बात है भाई कौन होगा, उसका फादर। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इसका सही जवाब है, बहुत ही आसान क्वेश्चन था ये। तो ऑप्शन नंबर बी जो है फादर इसका सही जवाब है। देखिए आप देख सकते हो ऑप्शन नंबर बी फादर यहाँ पर गिवन है इस तरह से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है यहाँ पर, हमको जो सीरीज गिवन है, कंप्लीट द सीरीज बाय चूजिंग द राइट फिगर फ्रॉम द गिवन चॉइसेस, यानी हमको क्या करना है यहाँ पर सीरीज को जो है यहाँ पर हमको कंप्लीट करना है। ओके, अब क्या सीरीज है, देखिए यहाँ पर ये इस तरह से सीरीज दी गई है, कुछ पैटर्न गिवन है और सवालिया निशान की जगह पर ऑप्शन नंबर ए बी सी और डी में से कौन सा फिगर आएगा ये हमको यहाँ पर देखना है। तो देखिए अगर आप फर्स्ट वाले फिगर में अगर आप गौर करेंगे यहाँ पर, तो देखिए फर्स्ट वाले और सेकंड वाले में क्या चेंजेस आया है।
तो देखिए फर्स्ट वाले से अगर देखेंगे तो यहाँ से एक्स जो है, एक्स की शेप का जो है मूव होकर यहाँ पर आ गया। ये वाला जो मूव होकर देखो यहाँ पर चला गया, ये वाला मूव होकर देखिए यहाँ पर चला गया, और जो ये सर्कल था ये मूव होकर इधर आ गया। यानी किस तरह से रोटेट हुआ है देखिए, मैं आपको बताती हूँ एक मिनट। अब देखिए यहाँ पर ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव हो रहा है। एंटी क्लॉकवाइज यानी उल्टी घड़ी जिस तरह घूमती है, हमारी घड़ी की डायरेक्शन इस साइड में होती है इस तरह से, और एंटी क्लॉकवाइज यानी उल्टी डायरेक्शन में घड़ी की, अगर घड़ी को उल्टा हम घुमाएंगे तो उल्टी डायरेक्शन में यहाँ पर ये रोटेट हो रहा है। देखिए इस तरह से ये रोटेट होकर इसका प्लेस जो यहाँ पर चेंज हो जाएगा। ओके, यानी कि यहाँ पर आ गया चेंज होकर, और ये वाले का प्लेस चेंज होकर यहाँ पर चला जाएगा। यानी ये जो इस तरह से रेक्टेंगल है वो इधर आ गया। अब ट्रायंगल चेंज होकर यहाँ पर इधर शिफ्ट हो जाएगा, यानी ये यहाँ पर शिफ्ट हो गया। और देखिए ये शिफ्ट होकर इधर चला जाएगा, यानी ये ऊपर की तरफ सर्कल वाला आ गया। तो देखिए इस तरह से ये, सॉरी ट्रायंगल है ये। तो देखिए इस तरह से सेकंड वाला फिगर आप देख सकते हैं तैयार हो गया। अब सेकंड से थर्ड वाला भी सेम देखिए एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन ही आपको नजर आ रहा होगा यहाँ पर। देखिए अगर हम थर्ड वाले को देखेंगे, यानी अब जो है देखिए ये शिफ्ट होकर यहाँ चला जाएगा, यानी यहाँ पर सर्कल आ जाएगा। एक्स वाला जो शेप है वो शिफ्ट होकर नीचे चला जाएगा, यानी यहाँ आ जाएगा। रेक्टेंगल शिफ्ट होकर इधर चला जाएगा, यानी देखिए ये रेक्टेंगल इधर आ गया, और ट्रायंगल शिफ्ट होकर ऊपर की तरफ चला जाएगा, तो देखिए ट्रायंगल ऊपर की तरफ आ गया। तो इस फिगर में सेम मौजूद है। तो अब हमको क्या करना है, थर्ड वाले फिगर को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हमको रोटेट करना है। ओके, तो देखिए यहाँ पर मैं कर दूंगी इसको। तो देखिए अब यहाँ पर रेक्टेंगल है तो ये मूव होकर इधर चला जाएगा, यानी यहाँ पर हमारा आ जाएगा रेक्टेंगल। अब ये जो सर्कल है ये मूव होकर इसकी जगह पर आ जाएगा, जो मल्टीप्लाई का साइन है उसकी जगह पर यहाँ पर आ गया। अब मल्टीप्लाई का जो साइन है वो यहाँ पर आ जाएगा रेक्टेंगल की जगह पर, यानी यहाँ पर आ जाएगा मल्टीप्लाई का साइन। और ये जो रेक्टेंगल जैसा शेप दिख रहा है वो ट्रायंगल की जगह पर चला जाएगा, यानी ऊपर आ जाएगा इस तरह से। तो देखिए इस तरह से इसका जो है सही जवाब होगा। तो ऐसा फिगर हमको कहाँ पर नजर आ रहा है, देखिए हमको ये ऑप्शन नंबर बी में नजर आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका यहाँ पर सही जवाब होगा। तो देखिए ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इसका सही जवाब है। ओके, अब देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन किस तरह से है, थोड़ा सा लॉजिकल क्वेश्चन है ये, लेकिन बहुत ही आसान है। क्या है देखिए कि इफ ई इज इक्वल टू 5, यानी अगर ई को 5 नंबर दे दिया जाए, टी ई ए अगर 26 है, तो हमको टीचर का कोड यहाँ पर क्या होगा, कोडिंग डी कोडिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है ये। तो टीचर का कोड यहाँ पर क्या होगा, हमको इसका आंसर मालूम करना है। तो देखिए अगर आप गौर करेंगे तो ई का नंबर ही 5 है अल्फाबेट सीरीज में, अगर हम देखेंगे तो। ओके, अब टी का नंबर कितना है, अगर हम ई जो टी लगाते हैं, ई जे ओ टी वाई अगर लगाते हैं तो हमको आसानी से नंबर पता चल जाते हैं। ई है 5 नंबर पर, ये है 10 नंबर पर, ये है 15, ये है 20 और ये है 25 नंबर पर। तो देखिए यहाँ पर टी कितने नंबर पर है, 20 नंबर पर। तो देखिए यहाँ पर टी का है 20 नंबर, ई कितने नंबर पर है, 5 नंबर पर है, और ए कितने नंबर पर है, 1 नंबर पर है। अब इनका जो कोड दिया गया है 26 दिया गया है टी का कोड। तो अगर आप गौर करेंगे तो देखिए 20 में 5 मिला है 25, 25 में 1 मिला है तो कितना होता है 26। यानी जितने भी डिजिट गिवन है उन डिजिट के जो नंबर से अल्फाबेट सीरीज के अंदर उनका एडिशन करके यहाँ पर कोडिंग दिया गया है। तो बस यही चीज हमको करनी है। ओके, तो अब यहाँ पर हमको टीचर का कोड मालूम करना है। तो देखिए यहाँ तक तो हमको पता है, टी ई ए तक तो हमको पता है कि 26 है। इसके आगे से हम लोग लेंगे, देखिए उसके बाद क्या है, सी है, फिर क्या है, एच है, एच के बाद क्या है, ई है। ओके, उसके बाद क्या है, ई के बाद आर है। तो अब सी का नंबर कितना है, देखिए 3 है। ओके, एच का नंबर कितना है, देखिए 8 है। ई का नंबर कितना है, अगेन 5 है, और आर का नंबर कितना है, 18 है। तो अब हम इनका एडिशन करेंगे। तो अब इनका एडिशन अगर हम करते हैं तो देखिए 8 और 5 कितने होते हैं, 13, 13 में 3 मिलाते तो कितने होते हैं, 14, 15 और 16। तो यहाँ पर हम 16 को क्या कर देंगे, ऐड करके देखेंगे। तो देखिए ये हो गया 14 हासिल का आया, 1 1 2 और ये 3, 34। अब 34 और 26 का एडिशन करना है। 26 क्यों, क्योंकि टी ई ए का ऑलरेडी यहाँ पर 26 गिवन था, इसके लिए हमने सी एच ई आर का कोड निकाले जो कि 34 आया। अब इन दोनों का एडिशन अगर हम कर देते हैं यहाँ पर, तो इनका एडिशन क्या आता है, देखिए 6 और 4 कितने होते हैं, 10। तो यहाँ पर 10 का सिफर हासिल का कितना आया, 1 आया। ओके,
2 और 3 कितने होते हैं? 5, 5 और हासिल का 1 मिलाएंगे तो 6, यानी 16 का एडिशन आ रहा है। तो इस हिसाब से टीचर का कोड क्या हो जाएगा? फिर 60 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी जो है, देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पर इसका सही जवाब है। ओके, इस तरह से आपको समझना है, पैटर्न को लॉजिक लगाना है और अपने आंसर तक पहुंचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द ऑड वन आउट फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव, यानी हमको यहाँ पर जो 4 ऑप्शन गिवन है इसमें से अलग क्या है वो हमको यहाँ पर ढूंढना है। तो सबसे पहले तो हमको इनका पैटर्न पहचानना होगा कि पैटर्न यहाँ पर क्या नजर आ रहा है। तो देखिए अगर हम यहाँ पर देखेंगे के, एम, एन और एल, तो देखिए ये जो अल्फाबेट है ये एक सीरीज के अल्फाबेट है। कैसे? के, एल, एम और एन, इस तरह से एक ही सीरीज की ये अल्फाबेट है। तो देखिए के, एल, एम, एन, इस तरह से इसकी सीरीज होती है। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो देखिए के, एल, साइड में दोनों कॉर्नर पर के, एल ले लिया गया, यानी जो सीरीज वाले एक लाइन से अल्फाबेट आते हैं उनको साइड में लिया गया, और बीच में उसके बाद वाले लेकर ले लिए एम, एन, यानी के, एल, एम, एन ये सीक्वेंस में होते हैं, लेकिन के, एल को यहाँ पर कॉर्नर पे ले लिया गया, उसके बाद वालों को बीच में लिया गया। उसी तरह से अगर हम देखेंगे यहाँ पर पी, आर, एस और क्यू, तो देखिए पी क्यू स्टार्टिंग में आता है तो पी क्यू को यहाँ पर दोनों एंड में लिया गया। पी क्यू के फौरन बाद आता है आर और एस, तो आर एस को यहाँ पर बीच में लिया गया। थर्ड वाला ऑप्शन देखेंगे, देखिए यहाँ पर वी, डब्ल्यू, वी और जेड है। तो देखिए यहाँ पर वी के बाद क्या आता है? वी के बाद डब्ल्यू आता है, तो यहाँ पर इस तरह से होना चाहिए था, ये वी फिर डब्ल्यू होना चाहिए था, और डब्ल्यू के बाद क्या आता है? फिर एक्स और वाई, इस तरह से ये होना चाहिए था एक्चुअली। तो ये जो पैटर्न यहाँ पर फॉलो नहीं कर पा रहा है। हम लास्ट वाला भी ऑप्शन देख लेते हैं कि लास्ट वाले में सेम पैटर्न फॉलो हो रहा है क्या। ओके, तो लास्ट वाला हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर। तो लास्ट में क्या है? देखिए जे है, एल है, एम है और के है। तो देखिए जे के स्टार्टिंग में आता है, तो जे के को यहाँ पर दोनों कॉर्नर पर लिया गया, और के फौरन बाद एल और एम आता है। तो जी हाँ, यहाँ पर भी ये पैटर्न फॉलो हो रहा है। तो इस हिसाब से अगर हम देखेंगे तो कहाँ पर पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा है? ऑप्शन नंबर सी जो है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी में पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही जवाब होगा। तो देख सकते हैं आप लोग, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। अल्फाबेट सीरीज से, रिपीटेड सीरीज से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन को पूरा पढ़ने की बिल्कुल भी हमें जरूरत नहीं है, हमको डायरेक्टली क्या करना है, ऑप्शन देखना है और यहाँ पर पैटर्न को फॉलो करना है। ओके, तो अब देखिए यहाँ पर किस तरह से ये क्वेश्चन है, इसको मैं थोड़ा सा जूम कर लेती हूँ। तो देखिए यहाँ पर मैंने इनको जूम कर ली। अब मैं ये काउंट करूंगी कि कितने अल्फाबेट इसके अंदर है। तो देखिए कितने हैं, 1 2 3 4 5, ब्लैंक स्पेस को भी काउंट करना है हमको, 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड 15 यहाँ पर अल्फाबेट हमको नजर आ रहे हैं विद ब्लैंक स्पेस। अब हम क्या करेंगे, 15 नंबर ऑफ अल्फाबेट तो है यहाँ पर, लेकिन कितने अलग अल्फाबेट का इस्तेमाल किया गया है, कौन कौन से, हम वो देखेंगे। तो देखिए पूरी सीरीज में अगर आप गौर करेंगे तो पी, क्यू, आर, ये 3 ही अल्फाबेट हमको नजर आ रहे हैं। तो अब देखिए 15 के जो ग्रुप है हम कैसे कैसे बना सकते हैं, हमको इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है। तो 3 3 के 5 ग्रुप बन सकते हैं, 5 5 के 3 ग्रुप बन सकते हैं। ओके, ये दो ही यहाँ पर हम इस तरह से इसकी जो ग्रुपिंग कर सकते हैं। लेकिन देखिए अगर 5 5 के ग्रुप हम बनाएंगे तो अल्फाबेट तो यहाँ पर 3 ही है, तो कंफ्यूजन क्रिएट होगा। तो जितने अल्फाबेट दिए जाते हैं अगर उसकी ग्रुपिंग पॉसिबल है तो आप उतने ही ग्रुपिंग करिए। ओके, तो यहाँ पर तीन अल्फाबेट मौजूद है, इसके लिए हम 3 3 की ग्रुपिंग करेंगे यहाँ पर। तो इसको मैं और थोड़ा सा जूम कर देती हूँ। देखिए अब यहाँ पर हम 3 3 की ग्रुपिंग करेंगे, तो ये तो एक ग्रुप तैयार हो गया, यहाँ पर ये एक ग्रुप तैयार हो गया, यहाँ ये एक ग्रुप तैयार हो गया, इधर एक ग्रुप तैयार हो गया। अब यहाँ पर हमको कंपैरिजन करना है। तो अगर आप कंपैरिजन करते हैं तो देखिए यहाँ पर फर्स्ट में पी है, तो यहाँ पर भी फर्स्ट में क्या है, पी है। तो यहाँ पर हम इन दोनों को कंपेयर कर सकते हैं, यानी इसके भी सेकंड में क्यू और थर्ड में आर आएगा। तो यहाँ पर मैं लिख लेती हूँ। ओके, यहाँ पर Q और R आना चाहिए। ओके, ये हो गया। अब इसके बाद अगर हम यहाँ पर गौर करेंगे तो देखिए इस वाले में मिडल में R है, इस वाले में भी मिडल में क्या है, R है। मतलब इसका पहले Q और P है, तो यहाँ पर भी क्या आएगा, फिर Q और P आ जाएगा इस तरह से। ओके, अब बीच वाला बच गया R डैश Q, तो जाहिर सी बात है यहाँ पर P की कमी है, तो यहाँ पर हम क्या ले लेंगे, P ले लेंगे। तो इस तरह से अगर हम ब्लैंक वाले स्पेस देखते हैं तो हमारे क्या क्या अल्फाबेट वहां पर बैठ रहे हैं, यहाँ पर Q और आर के बाद यहाँ पर पी, उसके बाद इस वाले में क्या है, यहाँ पर पी, इस वाले में क्या है, क्यू और आर, ये क्यू और ये आर। तो इस तरह से क्यू पी पी क्यू आर ये हमारा सही जवाब होगा, जो कि हमें ऑप्शन नंबर ए में ही क्या हो रहा है, नजर आ रहा है। ओके, तो क्यू पी पी क्यू आर जो है इसका सही जवाब है।
तो देखिए ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पर इसका सही जवाब है। ओके, चाहे तो मैं एक बार और बता देती हूँ। देखिए पी है, फिर क्यू है, फिर आर है, ये तीन का ग्रुप हो गया। ओके, यहाँ पर एक डैश है, फिर आर है, यहाँ पर एक डैश, ये एक ग्रुप हो गया। ओके, उसके बाद देखिए यहाँ से एक ग्रुप बन गया था, फिर यहाँ पर आर डैश क्यू, ये एक ग्रुप हो गया। ओके, उसके बाद यहाँ पर पी डैश डैश, ये एक ग्रुप हो गया, और क्यू आर पी ये ग्रुप हो गया। तो देखिए यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो हम अगर कंपैरिजन कर रहे हैं तो यहाँ पर इसके फर्स्ट में पी है, इसके भी फर्स्ट में पी है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, फिर यहाँ पर आएगा क्यू और आर आ जाएगा। ओके, अब ये कंपैरिजन तो हो गया। अब इसके देखिए मिडल में आर है, इसके भी मिडल में आर है, तो यानी यहाँ पर क्यू फर्स्ट और पी है, तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, क्यू और पी आ जाएगा। अब बच गया ये वाला, तो आर और क्यू तो मौजूद है, तो किसकी कमी है, यहाँ पर पी की कमी है। तो उस हिसाब से अगर आप देखेंगे, ग्रुपिंग देखेंगे, तो क्या बन रहा है हमारा आंसर, क्यू पी पी क्यू और आर, जो कि ऑप्शन नंबर ए में आपको आसानी से नजर आ रहा है। क्यू पी पी क्यू आर इसका सही जवाब है। सिलोजिज्म से रिलेटेड नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है। देखिए अब यहाँ पर दो स्टेटमेंट दिए गए हैं, और उस स्टेटमेंट के हिसाब से कौन से कंक्लूजन सही साबित होते हैं वो हमको यहाँ पर डिसाइड करना है। मैं पूरा सेंटेंस यहाँ पर नहीं पढ़ रही हूँ, सवाल देखकर भी अभी हमको समझ में आ चुका है। 6 सेट हम लोग देख चुके हैं, तो इतना आइडिया तो आ गया है कि कहाँ पर क्या सवाल पूछा गया है। तो देखिए स्टेटमेंट दिए हुए हैं, और इसके हिसाब से ये कंक्लूजन दोनों में से कौन से सही है या दोनों गलत है, ये हमको पहचानना है, या दोनों सही है। तो देखिए सम पेपर्स आर पेन, देखिए सम की बात अगर हो रही है तो मैं आपको बता चुकी हूँ कि सम के लिए हमको दो सर्कल को ज्वाइंट करना है आधा आधा। तो सम पेपर्स क्या कहा गया है, क्या है, पेन से। ओके, तो सम पेपर क्या है, यहाँ पर पेन है। ऑल पेंसिल्स आर पेन, ये लेकिन जितनी भी पेंसिल्स है वो क्या है, पेन है। तो देखिए मैं इस तरह से ले लेती हूँ यहाँ पर एक मर्तबा। देखिए ओके, अब यहाँ पर हमने ले लिए, ये पेपर का है। ओके, ये पेपर का है, ये वाला हम लोगों ने ले ली, ये पेन का है। तो ये वाला हिस्सा जो है, इसका बीच वाला सेंटर ये ऐसा है कि इसमें से सम पेन्स जो है पेपर है, या सम पेपर जो है पेन से। अब यहाँ पर देखिए थर्ड बी वाले में क्या कहा गया, ऑल द पेंसिल्स आर पेन। अब ऑल द पेंसिल यानी जिस चीज को ऑल कहा जाता है उसका सर्कल हमको छोटा रखना है, और जिस चीज के लिए कहा जाता है कि क्या है, ऑल पेंसिल पेन है, यानी सारी की सारी पेंसिल पेन है, तो जो कहा जाता है उसके अंदर हमको छोटा सर्कल इसमें यहाँ पर लेना है। तो यहाँ पर देखिए जो सर्कल है वो किस तरह से आएगा, फिर यहाँ पर ये ऑल पेंसिल का सर्कल पेन के अंदर पूरा तरह से आ जाएगा, क्योंकि जितनी भी पेंसिल है वो पूरी की पूरी पेन के ग्रुप में आती है। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, फिर पेंसिल का ग्रुप हो जाएगा। ओके, इस तरह से ये पेंसिल हो गया। अब कंक्लूजन क्या है, देखिए सम पेन्स आर पेंसिल, तो जी हाँ सम पेन्स आर पेंसिल, ये वाला जो पार्ट है ये सम पेन्स पेंसिल का है, या सम पेंसिल पेन, दोनों में से कुछ भी हम ले सकते हैं। कि सॉरी, सम पेन्स पेन्स कहा गया, एक्सट्रीमली सॉरी, सम पेन्स आर पेंसिल। तो जी हाँ देखिए ये वाला जो बीच वाला जो पार्ट है पेन पेन का, वो पेंसिल में तो शामिल हो रहा है ना। तो देखिए यहाँ पर अगर हम गौर करेंगे तो ये वाला जो पेंसिल का ये इसके अंदर वाला जो हिस्सा है पेन का, वो पेंसिल के अंदर आ रहा है, यानी सम पेन्स जो है पेंसिल है, पूरे के पूरे पेन से, कि ये जो बाकी का हिस्सा बचा है ये पेंसिल के ग्रुप में आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है। तो फर्स्ट वाला ठीक है, कंक्लूजन सही हो सकता है यहाँ पर। सम पेन्स आर पेपर, कुछ पेन्स जो है पेपर है, तो देखिए ये वाला जो हिस्सा है ये ऐसा है जो ये बताता है कि कुछ पेपर पेन है और कुछ पेन पेपर है, यानी दोनों को यहाँ पर कॉम्बिनेशन ये वाला हिस्सा बताता है। तो यहाँ पर सेकेंड वाला जो है ये भी क्या हो जा रहा है, सही हो रहा है, यानी दोनों भी यहाँ पर सही हो रहे हैं अगर हम फिगर के हिसाब से देखें तो ऑप्शन नंबर ए क्या है, देखिए ओनली टू कंक्लूजन फॉलो, तो बिल्कुल नहीं, यहाँ पर दोनों भी फॉलो हो रहे हैं। ईदर वन और टू फॉलो, यानी दोनों में से एक फॉलो कर रहा है, ये भी नहीं हो सकता। बोथ वन एंड टू फॉलो, जी हाँ ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पर इसका सही जवाब है, क्योंकि दोनों भी क्या कर रहे हैं, इसको फॉलो कर रहे हैं। ओके, तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही जवाब है कि बोथ वन एंड टू फॉलो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है यहाँ पर, कि ईच क्वेश्चन हैज अ मेन स्टेटमेंट फॉलोड बाय फोर स्टेटमेंट लेबल ए बी सी एंड डी। चूज द ऑर्डर्ड पेयर ऑफ स्टेटमेंट where the first statement implies the second and the two statements are logically consistent with the main statement। यानी यहाँ पर चार स्टेटमेंट दिए गए हैं, इनमें से दो स्टेटमेंट ऐसे हैं जो कि मेन स्टेटमेंट से लॉजिकली कंसिस्टेंट है, वो स्टेटमेंट हमको क्या करना है यहाँ पर पहचानना है। ओके, अब
मेन सेंटेंस क्या है पहले वो देखेंगे। शी इज ईदर अ हाउस वाइफ और अ वर्किंग वुमेन, यानी वो या तो हाउस वाइफ है या वर्किंग वुमन है। तो देखिए आइदर और के लिए मैं आपको रूल बता चुकी हूँ कि क्या रूल है आइदर और के लिए, कि जो और वाला सेंटेंस होता है उसको हमको निगेटिव में लेना है और आइदर वाले को हमको पॉजिटिव मान के चलना है। यानी यहाँ पर अगर हम 4 सेंटेंस देखेंगे तो देखिए शी इज अ हाउस वाइफ, ओके, शी इज नॉट अ हाउस वाइफ, शी इज अ वर्किंग वुमन, शी इज नॉट एन वर्किंग वुमन। तो यहाँ पर और के साथ में क्या सेंटेंस है, वर्किंग वुमन, तो हम इसको कंसिडर करेंगे शी इज नॉट अ वर्किंग वुमन। और आइदर के साथ क्या है, शी इज अ हाउस वाइफ, तो हम इसको पॉजिटिव कंसिडर करेंगे, मतलब शी इज अ हाउस वाइफ, शी इज नॉट अ वर्किंग वुमन। तो ए और डी जो है लॉजिकली एक दूसरे से कंसिस्टेंट है यहाँ पर। तो ऑप्शन नंबर डी ए, ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पर इसका सही जवाब होगा। ओके, तो आइदर और के लिए आपको याद रखना है कि आइदर के साथ वाला पॉजिटिव लेना है और के साथ वाला निगेटिव, यानी उसका उल्टा लेना है, अपोजिट में लेना है। चाहे वो निगेटिव हो तो उसको पॉजिटिव कर दे, पॉजिटिव है तो उसको निगेटिव कर दे। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए क्या है, रिलेशन से रिलेटेड है। पॉइंटिंग टू हरी, सीमा सेज ही इज द ग्रैंडफादर ऑफ महेश, यानी सीमा ने हरी की तरफ इशारा करते हुए कहा कि ही इज द ग्रैंडफादर ऑफ महेश, यानी वो कौन है, हरी कौन है, ग्रैंडफादर है। किसके ग्रैंडफादर है ये, महेश के। ओके, किसके ग्रैंडफादर है, महेश के ग्रैंडफादर है। दैट इज माय एल्डेस्ट सन, और महेश कौन है, सीमा का एल्डेस्ट सन है, कौन है, उसका सन है। तो महेश अगर हरि का ग्रैंड सन है, यानी हरि ग्रैंडफादर हो गया ना, तो महेश कौन हो जाएगा, उसका ग्रैंड सन हो जाएगा। और महेश सीमा का बेटा है, तो इस हिसाब से जो हरि है वो सीमा का क्या हो जाएगा, उसका ग्रैंड सॉरी उसका फादर इन लॉ हो जाएगा, क्योंकि महेश के अगर वो दादा है, अगर फादर इन लॉ या फिर फादर, दोनों में से कुछ भी हो सकते हैं वो, क्योंकि महेश के दादा या नाना जो वो हरि है और महेश जो है सीमा का बेटा है। अगर वो उसके दादा हुए तो सीमा के जो हरि है वो ससुर हो जाएंगे, और अगर वो उसके नाना हुए तो सीमा के हरि कौन हो जाएंगे, फादर हो जाएंगे, क्योंकि महेश जो है वो हरि का ग्रैंड सन यानी पोता या नवासा है और सीमा का बेटा है। तो जाहिर सी बात है या तो ससुर हो जाएंगे या तो फिर उसके फादर हो जाएंगे सीमा के। तो देखते हैं हम ससुर या फादर वाला ऑप्शन यहाँ पर कहीं मौजूद है क्या। तो देखिए फर्स्ट वाला क्या है, सन, तो सन तो नहीं हो रहे हैं। अंकल, अंकल भी नहीं हो रहे हैं। ब्रदर इन लॉ यानी जीजा जी, बिल्कुल भी नहीं। ससुर या फादर होने चाहिए वो सीमा के, क्योंकि महेश कैसा है, ग्रैंड सन है हरि का और सीमा का बेटा है, यानी हरि का पोता और सीमा का बेटा। तो सीमा और हरि में क्या रिलेशन हो जाएगा फिर, कि सीमा के या तो वो ग्रैंड सॉरी फादर इन लॉ हो जाएंगे या तो फिर रियल फादर हो जाएंगे। तो देखिए तीनों दोनों भी ऑप्शन नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ पर नन ऑफ दीज जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। बाकी के जो आखिरी वीडियो रहेंगी हमारी, लास्ट जितने भी क्वेश्चन बचे हैं एक वीडियो में, अब हम लोग उसको पूरे के पूरे क्वेश्चन को कवर कर लेंगे इंशाल्लाह। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो दूसरों तक भी शेयर कीजिए। कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए, अगर आपका कोई सजेशन कोई एडवाइस है तो उस पर इंशाल्लाह ताला अमल करने की पूरी कोशिश करूंगी। और देखिए ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन की डिमांड आ रही है, तो इंशाल्लाह ताला मैं ज़्यादा से ज़्यादा भी क्वेश्चन कवर करने की कोशिश करूंगी। लेकिन देखिए रीजनिंग का जो टॉपिक होता है वो उसमें समझाने के लिए काफ़ी वक्त लग जाता है, तो वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएंगी, और ज़्यादा लेंथी वीडियो देखने के लिए या ज़्यादा क्वेश्चंस को देखने के लिए कभी कभी बोर होता है। तो इस हिसाब से, तो इसलिए मैं कम से कम क्वेश्चन इसलिए कर रही हूँ ताकि जितना भी हो आपको अच्छे से समझ में आ सके। ज़्यादा क्वेश्चन कवर करना है तो मैं सिर्फ आंसर भी बता सकती हूँ, लेकिन मेरा मकसद सिर्फ आंसर बताना नहीं है, बल्कि वहाँ पर क्या कंसेप्ट दी गई है, किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, उसे किस तरह से सॉल्व करना है, ये समझना बहुत ही ज़रूरी है। ओके, तो इंशाल्लाह मैं आगे कोशिश करूंगी कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा सवालात को कवर करूं, लेकिन मेरा मेन मकसद यही है कि आपको जो सवालात मैं बता रही हूँ बस वो अच्छे से समझ में आ जाए। ओके, तो वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मुझे दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।